अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ा सा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मतलब देखेंगे और इसके अलावा जो थेरापेटिक प्रोटीन्स हैं करंट क्लिनिकली प्रैक्टिस में और जो ह्यूमन यूज़ के लिए हैं उनको ज़रा थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में और ये थेरापेटिक प्रोटीन फॉर्मेशन में और यूटिलाइजेशन में थोड़ी सी एडवांसमेंट्स क्या आई हुई हैं। अच्छा, यहाँ हम रिकम्बिनेंट डीएनए की बात कर रहे थे। रिकम्बिनेंट डीएनए ऑब्वियसली वो डीएनए जो कि कॉम्बिनेशन रखता है दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के। वो एनिमल टू बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, एनिमल टू एनिमल भी हो सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी को बेसिकली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। रिकम्बिनेंट डीएनए को हम काइमेरा भी कहते हैं। काइमेरा जैसा कि आपको पता है कि ऐसा वो एनिमल है, वो सेल लाइंस हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दो डिफरेंट सेल लाइंस के या दो डिफरेंट एनिमल्स के। तो आमतौर पर जो ट्रांसजेनिक माइस हैं उनमें बाज़ दफ़ा हम जीन साइलेंसिंग भी करते हैं। उन ट्रांसजेनिक माइस में हमें ज़्यादातर काइमेरिक माइस भी मिलते हैं जिनमें दो डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक कंपोनेंट्स मिलते हैं। फिनोटिपिकली तो वो रैट्स ही होते हैं या माइस ही होते हैं, लेकिन जेनेटिक उनका है वी कैन फाइंड टू डिफरेंट सेल लाइंस इन coexisted in same animal। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बेसिकली जो जिसने उनको कामयाब किया है वो दीज आर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि लेट 1970s में डिस्कवर हुए थे। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अगर आप ब्रॉडली देखें तो एक तो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके पास होनी चाहिए जिसको आपने क्लोन करना है फर्दर। और इसके अलावा यू नीड सम वेक्टर्स। वो वेक्टर्स जो हैं वो बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं और फेजिस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसमें जो आपका डीएन जीन्स ऑफ इंटरेस्ट है उसको कट करना जो है और उसके बाद इंसर्ट करना प्लाज्मिड में, और उस प्लाज्मिड को क्लोन करके उसको उसकी जो है ना एक्सटेंशन करना, प्रोलिफरेशन करना, उसमें से रिक्वायर्ड प्रोटीन निकालना। दैट इज ऑल द थीम ऑफ ए जेनेटिक रिकम्बिनेंट। अब इसमें स्टेप्स जो है सिंपल जो स्टेप्स हैं अगर आप देखें तो उसमें ये है कि यू हैव एन रिस्ट्रिक्शंस हैं, फॉरेन डीएनए रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको काटेगा, एंड टू एंड ज्वाइनिंग करनी है। उसके बाद आपने प्लाज्मिड में जिसको पहले ही रिस्ट्रिक्शंस आए से वो एक स्पेसिफिक जगह से आपने कट किया तो उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। देन यू कल्चर करने के बाद सिर्फ जो आपके पास जो इफेक्टिव बैक्टीरिया हैं उनको जो है आप यूज करते हैं फॉर फर्दर एनालिसिस और फर्दर प्यूरिफिकेशन। अच्छा, इसमें हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं जरा डिटेल में। उसमें जब रिकम्बिनेंट डीएनए आपने प्रोड्यूस करना होता है तो सबसे पहले यू शुड हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स जो कि आप बैक्टीरियल सेल से रिमूव करते हैं। ये प्लाज्मिड जिससे पहले ही बात की एज ए वेक्टर बिहेव करते हैं जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कैरी कर सकते हैं। होता क्या है, होता यह है कि इस प्लाज्मिड में एक तो हमने जो जीन रखनी होती है वो रखनी होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्योंकि लेटर ऑन हमें वो प्लाज्मिड ठीक है नहीं या वो बैक्टीरिया नहीं चाहिए होते जिसमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। इसके अलावा हम एक ब्लू कलर की जीन इंसर्ट करते हैं और जो है लैक जेड। और इसके बाद हम जो है एक जो है ना स्पेस छोड़ते हैं कि इसमें हम जो है इंसर्ट करेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद सेकेंडली डीएनए हम लेते हैं जिसमें हमें जीन चाहिए होती है, वो इंसुलिन की जीन हो या ग्रोथ फैक्टर की जीन हो या एरिथ्रोपोइटिन की जीन हो, उसको हम लेते हैं। उसके बाद उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डालते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो 4 to 8 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंसेस जो हैं वो कट करते हैं। इसके अलावा जब ये सीक्वेंसेस कट करते हैं तो ओवरहैंग्स बनते हैं। वो ओवरहैंग्स जो है वो प्लाज्मिड में भी होते हैं, वो हैंग्स बनते हैं उस जीन में भी, इंटरेस्ट में भी। उसके बाद हम इन दोनों को मिक्स करते हैं। इन दोनों को मिक्स करने के साथ हम लाइगेसेस ऐड करते हैं जो कि इनको ज्वाइन करते हैं। इनिशियली जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं विच आर वीकर। उसके बाद जो लाइगेसेस जब हम ऐड करते हैं तो लाइगेसेस क्या करते हैं, इनकी बॉन्डेज जो है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं बाय मेकिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स जब बन जाते हैं तो फिर हम इन प्लाज्मिड्स को बैक्टीरिया के साथ मिक्स करते हैं। बैक्टीरिया प्लाज्मिड्स को टेक अप करते हैं विच विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब उसमें कुछ ऐसे हैं जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो ऐड करते हैं प्लाज्मिड के साथ
तो कुछ प्लाज्मिड तो बड़ा अच्छा इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, जिस जो अच्छे प्लाज्मिड इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं उसमें जो लैक जेड जीन है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती, वो ब्लू कलर जो है उसका बैक्टीरिया का इफेक्टिव नहीं रहता। अगर ब्लू कलर इफेक्टिव इट मीन्स कि जो बैक्टीरिया है उसने प्रॉपरली जो है ना वो टेकअप नहीं किया जीन को, ब्लू कलर पिगमेंटेड जो जीन है लैक जेड वो दैट इज स्टिल प्रेजेंट। उसके बाद हम बैक्टीरिया को एक्सटेंड करते हैं, उसको जो है ना मल्टीप्लाई कराते हैं। उसके बाद हम ऐड करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ये होती है कि जो रेसिस्टेंट जीन है, जो प्लाज्मिड जिसमें है प्रॉपरली, जो कि हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ इंटेग्रेटेड है, सिर्फ वो बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं, बाकी जो बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाते हैं। उनको फिर हम आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करके उनको फर्दर जो है मल्टीप्लाई करवाया जाता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करा के उसमें से फिर ये कि वो जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं उनको फिर जो है हम प्यूरिफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंसुलिन, इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स और वो डीएनए कॉम्बिनेशन जब हम यूज करते हैं रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के लिए, तो उसमें हमारे पास जो एंजाइम्स हैं, वी हैव न्यूक्लियसेस जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस हैं, कुछ राइबोन्यूक्लियसेस एच है। इसके अलावा डीएनए मॉडिफायर्स में पॉलीमरेजेस हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं। डीएनए लाइगेसेस में हमारे पास डीएनए लाइगेज है जिसका काम जो है वो बेसिकली जोड़ना है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसको तीन डिफरेंट तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन का, या हम नॉन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, और फेज इंट्रोडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि हम देखे थे। फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली टू कंस्ट्रक्ट आर डीएनए, is to transform basically a selected piece of DNA into a vector. नेक्स्ट स्टेप इज टू कट दैट डीएनए। उस कटिंग के बाद फिर हम डीएनए जो इंसर्ट को है उसको सिलेक्टेबल जो मार्कर के लिए जो है वो हम जो है उसको विजुअलाइज करते हैं। उसके बाद जो है जो इंसर्ट कर रहे होते हैं हम वेक्टर को, और बैक्टीरियल प्लाज्मिड को वेक्टर में, उसको दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ई कोलाई है मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑर्गेनिज्म, और हम डिफरेंट वेक्टर्स यूज करते हैं क्योंकि हर वेक्टर की ना अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स है। तो इट्स नॉट लाइक कि जी ई कोलाई को यूज करना है, यू सिलेक्ट द वेक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट किस प्लाज्मिड्स के साथ जो है वो बेटर मैच करती है, वो प्लाज्मिड्स से है वो फिर किस में ज्यादा बेहतर ग्रो कर रहे हैं। दूसरा मेथड जो है वो नॉन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें हम डीएनए माइक्रो इंजेक्शंस और बायोलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, जिसमें हम बोम्बार्ड कर रहे थे गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स को कोटेड विद डीएनए, इसको यूज करते हैं। फेज में बैक्टीरियोफेजेस यूज करते हैं जो कि इंसेल वायरस को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया। इसमें लैम्डा या MI3 जो है ना उनको यूज किया जाता है। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, और ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है उसमें आपने शायद इससे ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन जो है पढ़ी होगी। दिस इज जस्ट बेसिक्स। ह्यूमन इंसुलिन, follicle stimulating hormones, plasminogens, erythropoietin, growth hormones, recombinant blood clotting factor 8, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है, ये जो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से हम ये प्रोड्यूस करें। दीज आर ऑल डिफरेंट प्रोटीन्स और इनका डिफरेंट काम है बॉडी। करंट मार्केट बहुत ब्रॉड है, ठीक है, और 75 अप्रूव्ड थेरापेटिक प्रोटीन्स जो हैं वो करंटली एफडीए फेडरल ड्रग एजेंसी जो यूएसए से अप्रूव्ड हैं, बायोफार्मास्यूटिकल्स के डोमेन में आते हैं। 500 और मोर मैं ये कहूँगा कि एडिशनल प्रोटीन्स जो हैं वो करंटली इन प्रैक्टिस हैं। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आमतौर पे जो प्रोटीन्स दी जाती है, हमारा स्टमक का जो पीएच है वो बहुत कम होता है, और एचसीएल सिक्रीशन की वजह से अगर प्रोटीन डायरेक्ट इनटेक करें, और एचसीएल का काम भी है कि वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करे, तो इसलिए ये प्रोटीन्स जो है अगर ओरल फॉर्म में दी जाएं तो ये इजीली जो है वो डिग्रेड हो जाती हैं। इसको बचाने के लिए ज़्यादातर जो प्रोटीन्स है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि तकरीबन तमाम जो प्रोटीन्स हैं जो कि थेरापेटिक प्रोटीन्स बनाई गई हैं वो सारी इंजेक्टेबल फॉर्म्स में है। वो आइदर यू आर गिविंग देम आईवी और इंट्रामस्कुलर। ऑब्वियसली डायबिटीज इज वन ऑफ द मेजर थिंग जिसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट की साइड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ट्रीटमेंट से पहले जो है
उसको एटलीस्ट हम जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और कंट्रोल में जो दो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, एंटी जो है डायबिटिक ड्रग्स या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स इज़ वन ऑफ द कैटेगरी, उसमें डिफरेंट जो है ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। वो उन पेशेंट्स के लिए जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, ताकि इंसुलिन भी थोड़ा सा एक्ट करे और थोड़ा सा इसकी वजह से जो है ना ब्लड शुगर लेवल्स जो है ना वो कंट्रोल्ड है। दूसरी चीज ये है कि वो पेशेंट्स जो कि बाय बर्थ जिनमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, और वो बिल्कुल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, या लेटर ऑन जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं जो कि ड्रग्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनके लिए इंसुलिन की ज़रूरत है। इंसुलिन जो है रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी होता है। वो ये है कि रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से इंसुलिन का वही मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया जाता है नॉर्मल ह्यूमन में है। और दूसरा ये कि जो एंटी सीरस और इससे फिर जो इंसुलिन प्यूरिफाई करते हैं वो लेस इम्यूनोजेनिक होती है। तो इंसुलिन इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज। उसके बाद टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर, इसका नाम आपने अक्सर जो है सुना होगा तब कि जी क्लॉट बस्टर के तौर पे हम यूज करते हैं उन लोगों में जिनको हार्ट अटैक्स हुआ, कि जी विद इन 6 आवर्स अगर आप पेशेंट को ले आते हैं और पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ हुआ है, उसको हार्ट अटैक है, ब्लॉकेज हुई हुई है, तो वो जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस ये है कि टीपीए बेसिकली एक्ट किस तरह कर रहा है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्शन और फिर फाइब्रिन कि डेजोल्यूशन और फाइब्रिन जो स्टैंड्स हैं वो बेसिकली क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, उसको डेजोल्यूट करने के लिए टीपीए जो है नॉर्मली हमारी ह्यूमन बॉडी में है, लेकिन वो इतना सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होता कि बिग क्लॉट्स को जो है ना उसको डिसॉल्व कर सके। उसके लिए हमने अल्टेप्लेस, रिटेप्लेस, टेनेक्टेप्लेस के शक्ल में मुख्तलिफ जो है रिकम्बिनेंट जो है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स बनाए हैं। ये जो प्लाज्मिनोजन है दैट हेल्प्स इन बेसिकली डिसॉल्विंग द क्लॉट। अच्छा, इसका स्ट्रेप्टोकाइनेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है देते हैं, जिसे कहते हैं जी एसके लगा दी है पेशेंट को कि नहीं लगाया। इसके एडवांटेजेस भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी है कि ये देने के बाद पेशेंट को अंडर मोनिटरिंग रखना पड़ता है। इस वजह से कि ओवरडोज की वजह से या बाद दफा हम लोगों को इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है एंजियोग्राफी वगैरह अवेलेबल नहीं होती, तो क्लॉट जब डिसॉल्व होता है तो दैट कैन लीड टू आइदर इंक्रीज्ड इस्कीमिया, कि क्लॉट जो है स्मॉल है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होकर कहीं और भी फंस सकता है। और इसका जो सबसे बड़ा डेंजरस इफेक्ट है वो ये है कि दैट कैन लीड्स टू ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग की जो है वो अगर कहीं से हो जाए तो वो फिर उसको रोकना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बड़ा कंट्रोल्ड और अंदर स्ट्रिक्ट जो है ना सर्वेलेंस जो है ना इसको लगाया जाता है, और विजिलेंस ही जो है वो बहुत जरूरी है नर्सिंग स्टाफ की। इसके अलावा एरिथ्रोपोइटिन नॉर्मली तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उन पेशेंट से पूछें जो कि रीनल फेलियर के, रीनल फेलियर में क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस बाय सेल्स इन द किडनी, अगर किडनी डिस्ट्रॉय होगी तो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगा, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन जो है फ्रॉम बोन मैरो वो इफेक्ट हो जाती है। इसलिए जो किडनी के फेलियर के पेशेंट्स होते हैं वो एनीमिक होते हैं, उन एनीमिया उसको रिकवर करने के लिए यू नीड एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शंस। एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट नाम से अवेलेबल है, एपोजिन, एस्पोजिन, एपोटिन, बीटापोइटिन, एरिकाइन, शैनपोइटिन और ज़ायरो, ठीक है, और डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो बना रही हैं, एक्सपेंसिव भी हैं। और अब विद द पैसेज ऑफ टाइम की जी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम जो है कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स को लेके आ रहे हैं, तो ये अब प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती जा रही है, और दैट इज़ अफोर्डेबल फॉर द पेशेंट्स ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट या रीनल फेलियर। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, उनको हम यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग रेप्टिट्रॉयर क्लोनिंग, फेज डिस्प्ले, यीस्ट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, और इन तीनों टेक्नोलॉजीज की वजह से हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज करें। अच्छा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो ये स्पेसिफिक है उन स्पेसिफिक रिसेप्टर के अगेंस्ट जिनको हमने ब्लॉक करना था, और उसमें ज्यादातर वो रिसेप्टर है जो प्रोलिफरेशन के साथ है रिलेट, जिसमें ईजीएफआर रिसेप्टर हैं, HER2 न्यू रिसेप्टर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर में हम ट्रेस्टुज़ुमैब यूज करते हैं, दीज आर ऑल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। अच्छा, जो फेज डिस्प्ले है बेसिकली इट इज यूज्ड टू एनहांस द स्पेसिफिसिटी विद व्हिच मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो डिस्टिंग्विश एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी, और their stability in various environment conditions, their therapeutic efficacy,
एज वेल एज देयर डिटेक्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस जो है ना वो फेस डिस्प्ले से ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बने हुए इंटरफ्रॉन्स। ठीक है, इंटरफ्रॉन्स जो है बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 डिफरेंट काइंड्स के हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसके अगेंस्ट अब बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिसमें हम इंटरफ्रॉन्स देते हैं वायरल एंटीवायरल रिस्पॉन्स देखने के लिए। एल्डेरा एल्डेरा क्रीम है जो कि एक्टिनिक केराटोसिस के लिए, बेसल सेल कार्सिनोमा, पेपिलोमा और जेनिटल वॉर्ट्स के लिए यूज कर रहे हैं। इंटरफॉन बीटा 1 ए और इंटरफॉन बीटा 1 बी को हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं यूज। इसको कॉम्बिनेशन के तौर पे भी यूज किया जाता है इंटरफ्रॉन्स को मेलिग्नेंसीज और हेमेटोलॉजिकल लिकीमियाज हैं, लिम्फोमास हैं, क्रॉनिक माइलर लिकीमियाज हैं, उसमें इंटरफ्रॉन्स का बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इनका रोल है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट के लिए। उसमें हम इंटरफ्रॉन अल्फा यूज कर रहे हैं। 13 डिफरेंट टाइप्स के इंटरफ्रॉन अल्फा अवेलेबल हैं। इंटरफ्रॉन बीटा 1 अल्फा को और इंटरफ्रॉन गैमा जो है यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसका सिर्फ साइड इफेक्ट ये है कि ये फ्लू लाइक सिम्टम्स क्रिएट करता है पेशेंट को। बाद दफा जब इंटरफ्रॉन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ऑल्टरनेट वीक पे, ऑल्टरनेट डेज पे, अब तो पेगासिस के हिसाब से नाम से इंजेक्शन अवेलेबल हैं जो कि लॉन्ग टर्म है। फीवर, टायर्डनेस, हेडेक की, मस्कुलर डिस्कम्फर्ट, इसके अलावा जो है ना झटके लगना, सीजर्स, गनूदगी होना, डिजीनेस, ये सारे जो है ये दीज आर वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ इंटरफ्रॉन्स। ज्यादातर लोग जो है वो बड़ा अच्छा टॉलरेट कर लेते हैं इंटरफ्रॉन्स को, लेकिन कुछ को ये इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, हम रिकम्बिनेंट एंटीबायोटिक्स के प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें जो है हम इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो इफेक्टिव हम एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं उसके अगेंस्ट जो है ना दीज रिकम्बिनेंट एंटीबायोटिक्स आर सो मच इफेक्टिव। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली रिकम्बिनेंट डीएनए जब हम यूज करते हैं इसके अपने जो है ड्रॉबैक्स भी हैं। अभी तक हम लोग उस लेवल पे नहीं आए कि हमने सारे ड्रॉबैक्स को जो है कर्टेल कर लिए। उसमें रिकम्बिनेंट जब डीएनए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं तो उसमें जो है एक तो ये होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस तरह ट्रांसफर हो रही है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा जो है आपका जो है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस में जो है ना उसमें जब आप यूज करते हैं तो समटाइम्स जो है साइड इफेक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जब आप नया काइमेरिक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं तो उसमें जो है उसका वो किस तरह बिहेव करेगा वो पता नहीं होता। उसके इफेक्ट्स क्या होंगे ये भी नहीं पता होता। क्या वो इफेक्ट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, और अगर साइड इफेक्ट्स होंगे तो उनको रोकने का क्या बंदोबस्त होगा। तो ये बहुत सारे जो है ना फैक्टर्स जो हैं वो इसकी जो टेक्नोलॉजी की यूज है ब्रॉड टर्म उसको जो है ना उसको थोड़ा सा लिमिट करते हैं, लेकिन बट स्टिल द प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन। इसके जो है ना इस बेनिफिट्स एक्चुअली ओवरवेज इस साइड। डोनर रिसिपिएंट ऑर्गन को पे भी हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है। नॉट ऑल रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट्स जो है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सुटेबल है फॉर एवरी पर्सन। अब हमें ऑब्वियसली डोनर रिसिपिएंट दोनों पे काम करना है और रिसिपिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी ज़हन में रखने पड़ते हैं। समटाइम्स जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एंटीबॉडीज वगैरह यूज कर रहे हैं वो कुछ म्यूटेशंस भी इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेल्स के साथ फ्यूज होके कुछ और कैमेरिक जो है प्रोटीन्स भी बना सकता है जो कि डेंजरस होती हैं। हेल्थ हैजर्ड्स, बायोसेफ्टी भी जो कंसर्न्स हैं, जो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, जो रिकम्बिनेंट ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, उसका कंसर्न भी जो है वो भी देखना बहुत जरूरी है और उसकी एथिकल कंसिडरेशंस भी जो है ना वो देखने चाहिए। Obviously, in future, these technologies will be used for preventing genetic diseases. बहुत important है जो कि हम आगे अभी देख लेते हैं। Targeted medicines, customized medicines और pharmacogenomics के लिए जो है ना, और basically genetic engineering से या recombinant technology से हम मोर पर्सनलाइज्ड थेरापेutics की साइड पे, मोर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स की साइड पे जा रहे हैं।
जिसमें इंडिविजुअल पेशेंट का जेनेटिक मेकअप जो है वो डिटरमाइन करेगा कि उसको कौन सी ट्रीटमेंट जो है ना वो सूटेबल है। क्रिस्पर कैस 9 का आपने नाम सुना है, और क्रिस्पर 9 कैस 9 जो है ये रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है। ह्यूमन ट्रायल्स अभी हुए थे और जापान में हुए थे इन स्पाइट ऑफ एथिकल कंसिडरेशंस। उसमें इनिशियल रिस्पांस तो बहुत अच्छा था क्रिस्पर कैस 9 का, बट देयर इज ए रिवर्शन गोइंग ऑन। और जो है ना उन पेशेंट्स को जो है ना दे आर प्रोन टू हैव दैट डिजीज, जिसकी वजह से उसको किया था वो रिवर्स हो गई डिजीज, जो ल्यूकीमियाज वगैरह थे बच्चों में। तो करंटली इट्स ऑल इन विट्रो और इन विवो एक्सपेरिमेंट्स विच आर गोइंग ऑन, और ह्यूमन ट्रायल्स जो हैं वो ऑथराइज्ड नहीं है क्रिस्पर कैस 9 के ऊपर। अच्छा, ये एक जनरलाइज एक गाइडलाइन है क्रिस्पर कैस 9 की। क्रिस्पर कैस 9 एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। मैं इनकरेज करूंगा आपको कि आप लोग खुद पढ़ें, देखें, और इसको हम इनकॉर्पोरेट भी करेंगे अपनी फर्दर लेक्चर्स के अंदर। इसमें अब बेसिक प्रोसेस जो है अगर आप देख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो है सेल इज इन ट्रांसफेक्टेड विद डीएनए प्लाज्मिड व्हिच एक्सप्रेसेस Cas9 प्रोटीन एंड ए सीक्वेंस ऑफ गाइड आरएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैच करता है। उसके बाद जब आप ये इंसर्ट करते हैं सीक्वेंस Cas9 का गाइडेड आरएनए के साथ, तो Cas9 जो आइडेंटिफाई करता है करस्पॉन्डिंग डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ द होस्ट जीनोम, उसको कट कर देता है उसके दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को। इसके बाद जब रिपेयर होती है तो जो जीन से जो टारगेटेड जीन है उसको साइलेंस किया जाता है by joining the cleaved DNA back together using a process called non-homologous end joining, या फॉल्टी जीन कैन बी करेक्टेड। एक तो ये जो है ना साइलेंस कर दिए, जब वो ज्यादा प्रोटीन बना रही है, वो म्यूटेटेड प्रोटीन बना रही है, तो उसको साइलेंस कर दिए। सेकेंडली ये है कि आप जीन को करेक्ट कर दें, ठीक है। उसमें ये है कि आप रिप्लेस करें उसको, उसके एबनॉर्मल सेगमेंट को विद नॉर्मल सेगमेंट ऑफ डीन, ठीक है। और जब आप ये नया सेगमेंट जो है क्रिस्पर कैस ने ऑब्वियसली उधर से जो है Cas9 ने उसको कट कर दिया होता है, तो उसमें आप फिर गाइडेड आरएनए को यूज करते हुए उसमें रेगुलर जो है सीक्वेंस जो है ना वो इंसर्ट करते हैं। ऑब्वियसली जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो वो नॉर्मल सीक्वेंस जो है ना दैट कैरीज ऑन, और वो जो डिफेक्टिव रिसेप्टर, वो डिफेक्टिव जीन जब रिपेयर होती है तो प्रोटीन प्रोडक्ट्स भी जो है वो नॉर्मल बन जाती है। क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी जो है दैट इज गोइंग वेरी वेल। जब हम प्लांट्स में काम कर रहे हैं, जब हम जो है इन विवो मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी ह्यूमंस में वी आर स्टिल एबल टू सी, हमने ट्रायल्स करने हैं कि इसके कितनी एफिकेसी है इन रिवर्सिंग जेनेटिक और एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा ये कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है मॉडिफिकेशंस हैं और जो है एडवांसमेंट्स हैं जो कि आजकल इस फील्ड में आ रही हैं। फूड एंड लाइफ स्टॉक में काम हो रहा है एडिटेड जीनोम्स पे, कि बेहतर स्टॉक लाइफ स्टॉक को लिया जाए जिसकी वजह से हमें बेहतरीन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और बाई प्रोडक्ट्स मिलें। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी आ रही है जिसको कहते हैं जीन ड्राइव। इट्स स्टिल एक्सपेरिमेंटल, और इसमें जो है एडिटिक जीन्स जो हैं वो इंसर्ट की जाएं जो कि आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाएं, मलेरिया को, डेंगू को इरेडिकेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जीन थेरेपीज को, जीन को आप जो है यूज करें, मॉडिफाइड वर्जन्स, ठीक है, मॉडिफाइड और करेक्ट वर्जन्स ऑफ जीन इन डिजीज जो है ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा जर्म सेल्स को के पे आप ठीक करने की कोशिश करें स्पर्म सैक को, उनके अंदर जो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से सारे जो म्यूटेशंस और नॉर्मल सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई किए हैं, तो एक बहुत अच्छा काम हो रहा है कि जी जर्म लाइन को आप काम करें। लेकिन जर्म लाइन पे चूंकि हम स्टेम सेल्स को चेंज कर सकते हैं, और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल पे काम करना जो है वो एथिकली इट्स नॉट गुड और वो रिकमेंडेड नहीं है। तो अडल्ट स्टेम सेल्स पे रिवर्जन के तौर पे, स्टेम सेल की डिफ्रेंसिएशन के तौर पे जर्म लाइन के पे काम हो रहा है। इसके अलावा डिजाइनर ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजाइनर बेबीज को जो है वो बनाया जाए विद रिकम्बिनेंट जीन डीएनए टेक्नोलॉजी। ये सारे जो चीजें हैं मिलके रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बड़ा प्रॉमिसिंग एक बनाते हैं फील्ड। और विद फ्यूचर एडवांसमेंट जो है हम इसी टेक्नोलॉजीज पे जो है
वो कुछ ना कुछ बेस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आवर फ्यूचर जनरेशंस और फ्यूचर ह्यूमन सोसाइटी विल बी फ्री ऑफ डिजीजेस. थैंक यू ऑलवेज फॉर टेकिंग योर टाइम टू लिसन. ठीक है, और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू वेरी मच.